हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2009 के पार्ट 2 को। इसका पार्ट 1 हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले जाके उसे देख लें और फिर इस सीरीज को कंटिन्यू देखें। हम 2009 से लेकर के जो दो जून 2009 में हुए थे पेपर, उन सभी से लेकर के और सारे पेपर को जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं ज्योग्राफी के, एंटी यूजीसी नेट के, उन सभी को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले की जो बाकी वीडियोस हैं चैनल को पूरा देखिए, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए पड़ी हुई हैं। ठीक है, जो मोर्फोलॉजी हमने देखी है, क्लाइमेटोलॉजी, और कुछ जो आजकल मैं एक नया कंसेप्ट लेके आया हूँ आपके लिए, जो प्रीवियस ईयर में बहुत डिफिकल्ट से कंसेप्ट हैं, वो समझ में नहीं आते, उनको मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझा रहा हूँ। तो अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई आपका ऐसा कंसेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं उसको वीडियो करके आपको बता दूंगा। ठीक है। तो जून 2000, ये जो जून 2000 दिसंबर 2009 का, सॉरी, दिसंबर 2009 का पेपर था, इसको हमने आधा डिस्कस कर लिया था, यानी कि 25 क्वेश्चन इसके डिस्कस हो गए थे। आगे के अब हम 25 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक आ गए थे हम। 25 तक आ गए थे। 25 25 25, ये है 25 नंबर का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे 26 नंबर के क्वेश्चन से। तो चलिए डिस्कस करते हैं। असरसन रीजन का क्वेश्चन है, 26 नंबर का है क्वेश्चन नंबर ही। ठीक है। इन अ टेम्परेट रीजन द ग्रासलैंड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड एट प्लेस। यानी कहने का मतलब है, कहने का क्या मतलब है कि कुछ शीतोष्ण घास के मैदानों में, शीतोष्ण प्रदेश में घास के मैदान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ शीतोष्ण घास के मैदानों में उपजाऊ भूमि, जो उपजाऊ भूमि है, घास के मैदानों को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। आजकल जो है क्या चल रहा है कि जो घास के मैदान है उनको भी उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रीजन बता रहा है क्यों क्यों किया गया ऐसा। तो ऐसा कुछ इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए किया गया होगा। तो ऐसा कुछ क्या ये रीजन बता रहा है क्या? ये रीजन बता रहा है कि इन भागों में तापमान का कम होना वर्षा को अधिक प्रभावित बनाता है। ऐसा कैसे? ये तो बात गलत कह रहा है, क्योंकि जो शीतोष्ण प्रदेश होते हैं वहां पे क्या रेनफॉल होती है ज्यादा? तो वहां पे रेनफॉल तो कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर काफी लो होता है। टेम्परेचर अगर लो होगा तो हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी गर्म होकर। अगर हवाओं में ऊपर नहीं उठेंगी, उनमें नमी नहीं होगी, तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे और बारिश नहीं होगी। तो वहां पर जो है तापमान कम होता है, तो वो वर्षा को अधिक प्रभावित नहीं, कम प्रभावी बनाता है। तो रीजन इसका गलत है। क्या होगा? ए सही है, लेकिन आर, ए सही है, आर गलत है यहाँ पे। ठीक है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो इसको पहले वाला पार्ट था उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मिस्टेक हो गई थी। वो उसका लेटरल इरोजन थ्योरी से रिलेटेड था, उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, और उसका डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, डी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27। द हार्टलैंड थ्योरी एक्सप्लेन। हार्टलैंड थ्योरी से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ये कुछ ऐसे पार्ट पोर्शन है, ऐसे पार्ट हैं, इनकी जितनी भी थ्योरीज है उनको आप इन डेप्थ में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो हार्टलैंड थ्योरी ब्रिटिश ज्योग्राफर थे अल्फो हारफोर्ड जॉन मैकिंडर, मैकिंडर ने थ्योरी दी थी 1909 में, उन्होंने इसको दिया था, और 1919 में इसको रिवाइज किया था। पॉवेट ज्योग्राफी में उन्होंने इसको दिया था। तो इन्होंने बताया था उसमें, क्या बताया था, इन्होंने उसमें स्ट्रगल बताया था किसके बीच में, लैंड पावर और सी पावर के बीच में। इन्होंने उसमें क्या, लैंड पावर और सी पावर के बीच में क्या स्ट्रगल की बात इन्होंने कही थी। हिंदी में अगर हम इसे देखें तो धरा शक्ति एवं समुद्र शक्ति के बीच संघर्ष की यहाँ पर बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, यहाँ पे कुछ आपको जनजातियां दी गई है विश्व की, और उनकी सूची आपको मिलानी है। ठीक है। क्या सूची होगी? तो हम यहाँ पे अगर नीचे सूची देखें, ठीक है, तो यहाँ पर होगा याकूत कहाँ से रिलेटेड है, याकूत है रूस से, रशिया से रिलेटेड। बर्बर कहाँ से रिलेटेड है, तो बर्बर है उत्तरी अमेरिका से। अगर हम गिरगिज या खिर्गिज कहीं पे लिखा होता तो खिर्गिज है मध्य एशिया से। ठीक है। और रेड इंडियंस है उत्तरी अमेरिका से। अगर रेड इंडियन आपने सुना होगा, रेड इंडियाना, जब रेड इंडियाना गए थे तो वहां पर इंडिया के नाम से ही वहां पर खोज हो गई थी, किसकी, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। कोलंबस जब चला था, कोलंबस वो हमें इंडिया की खोज करने चला था, लेकिन वो उसने सोचा कि पृथ्वी गोल है पूरी, तो वो कहीं से भी चले तो वो वेस्ट के डायरेक्शन से चले गया। लेकिन वो पहुंच गया क्या, नॉर्थ अमेरिका में, इंडियाना देश में। तो उसका नाम पड़ गया रेड इंडियाना, क्योंकि इंडियाना के खोज के लिए निकला था और वहां के लोग रेड थे, तो इसलिए रेड इंडियाना उसका नाम पड़ गया। अगर आपको ये भी पता है इतनी सी कहानी, तो डी का 3 अगर है तो डी का 3, यहाँ पे तो 3 बहुत सारे हैं। तो इस हिसाब से अगर आपका काम नहीं बन पाएगा, कभी ऐसा बन जाता है, कभी तुक्का लग जाता है, तो यहाँ पे ए का अगर 2 है, ए का 2, तो ये तीसरा और चौथा डिलीट हो गए, है ना, ये दो तो डिलीट हो गए।
तो बर्बर का एक है, बर्बर का एक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, भारत में बोली जाने वाली कौन सी भाषा जो है इंडो ऑस्ट्रिक परिवार से है। इंडो ऑस्ट्रिक परिवार से और जो कुछ ऐसे जनजातियां हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत फैक्चुअल होते हैं, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें आपको एक बार उसको देख लो, उसके बाद आपको कभी ऐसा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये जनजाति कहाँ मिलती है, ये पहाड़ और ये खनिज पदार्थ कहाँ मिलता है, ये इंडो ऑस्ट्रियन भाषा का परिवार का कौन सी भाषा है। देखो इंडिया है ये, मान लो ये इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया किधर है, ऑस्ट्रेलिया है इधर, है ना। तो इंडो ऑस्ट्रेलिया और इस तरफ आपको जनजातियां पता होनी चाहिए, पूरे मैप में उनको लोकेट कर लो कि, और अगर आपको इंडो ऑस्ट्रेलिया का भी यहाँ से जैसे पता लगाना है तो इधर अगर ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे संथाल जनजाति रहती है तो वो संथाली बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से उनका कनेक्ट करके आप बता सकते हो, ऐसा करके आप याद रख सकते हो, है ना। साउथ की तरफ द्रविड़ भाषा बोली जाती है, ठीक है, और द्रविड़ में कौन कौन सी लैंग्वेजेस होंगी, साउथ में कौन कौन से क्षेत्र होंगे, कौन कौन से राज्य होंगे, उनमें कौन सी भाषा होगी, तो वही द्रविड़ भाषा से रिलेटेड होगी। इस तरीके से आप याद करके कर सकते हैं, इनमें बहुत ज्यादा कोई बर्डन लेने वाली बात नहीं है, आसानी से ये याद हो सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, संथाली। ठीक है, इसके बाद है 30 नंबर का क्वेश्चन, आपको एक तरफ फिर से थ्योरीज दी गई हैं, उनकी तरफ आपको मिलाना है किसने दी थी। हार्टलैंड थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है, देखो हार्टलैंड थ्योरी मैकिंडर ने दी है, रिमलैंड किसने दी है, रिमलैंड दी है स्पाइकमैन ने, जो अमेरिकन ज्योग्राफर थे। मैकिंडर कहाँ से थे, मैकिंडर थे ब्रिटिश से, और स्पाइकमैन थे कहाँ से, स्पाइकमैन थे अमेरिका से। स्पाइकमैन ने हार्टलैंड से अपोजिट में एक उनके थ्योरी दी, इसको हार्टलैंड रिमलैंड की रिमलैंड थ्योरी कहा जाता है। तो ये इनका पहले का हो गया अगर चार, पहले का अगर चार है तो पहले का, सॉरी पहले का कितना है, हाँ चार ही है, पहले का चार है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया क्योंकि ए में ही है। ठीक है, तो पहले का चार हो गया, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, एक से हमारा काम बन गया। इस तरीके से आपका एक से भी काम बन सकता है। तो इस आधार पे सी का क्या हो गया, सी का हो गया वॉन वाल्केनबर्ग। और राज्य की क्षेत्र वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, रेड जेल ने, ये आप सभी जानते हैं। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज नॉट, ये जो नॉट और इज वाले हैं उनको अच्छे से पढ़ा करो, नॉट सोशल इंडिकेटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो सोशल सामाजिक विकास को इंडिकेट नहीं करता है। नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल इन रीजन, अगर किसी क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल होंगे ज्यादा से ज्यादा तो वो सोशल डेवलपमेंट को इंडिकेट करेगा। सही बात है, ठीक है, ये तो नहीं होगा, फिर इनमें से जो नहीं है उसको बताना है। नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन रीजन, अगर किसी एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ हेल्थ सेंटर्स होंगे तो ये सामाजिक विकास को, सामाजिक प्रादेशिक विकास को इंडिकेट करेगा। नंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल आर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि एक 1000 जनसंख्या में कुछ मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सूची, तो वो भी क्या है, सामाजिक विकास को क्या करती है, इंडिकेट करती है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि 1000 व्यक्तियों में कितने डॉक्टर्स की मात्रा संख्या है उनको प्रभावित करेगा, कि 1000 जो मरीज हैं उनको क्या 2 डॉक्टर देख रहे हैं, 4 डॉक्टर देख रहे हैं, तो ये किसको प्रभावित करता है, ये किसको दिखा रहा है, सोशल डेवलपमेंट को, सोशल रीजनल डेवलपमेंट को ये शो कर रहा है। एक ही वजह, नंबर ऑफ टर्सरी वर्कर इन अ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में कितने व्यक्ति जो है वो तृतीयक कार्य के क्षेत्रों में लगे हैं, ये सोशल इंडिकेटर नहीं है रीजनल डेवलपमेंट का। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीजनल डाइवर्सिटी इज असेंशियली कॉज्ड बाय, यानी कि जो रीजनल डाइवर्सिटी होती है, यानी कि प्रादेशिक जो विविधता होती है, वो निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके कारण होती है। तो वो इनमें से अगर हम देखें तो वो मुख्य रूप से होती है, अगर हम ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखें तो प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्सन रीजन का क्वेश्चन है फिर से। ये कह रहा है भारत में संतुलित प्रादेशिक विकास, इस शब्द पे गौर फरमाना, संतुलित प्रादेशिक जो विकास है लाने में विकास ध्रुव रणनीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये दो शब्द की पॉइंट है, किसी भी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर आपने पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। संतुलित प्रादेशिक विकास मतलब बैलेंस होना चाहिए, कुछ भी कुछ ऐसे क्षेत्र नहीं होने चाहिए जो बहुत ज्यादा विकसित हो, कुछ ऐसे क्षेत्र नहीं होने चाहिए जो बहुत ज्यादा अविकसित हो, बैलेंस विकास होना चाहिए। और इसके लिए कैसी रणनीति, विकास ध्रुव रणनीति, मतलब किसी एक पॉइंट को देख करके, किसी एक क्षेत्र विशेष को देख करके उसके आधार पर रणनीति बना दी जाए। तो भारत में ऐसी रणनीतियां विफल हो रही हैं, वो फेल हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो देखो भारत में क्या है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पहले से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है,
ठीक है, वो आजादी से समय से पहले हम देखें तो वो काफी ज्यादा डेवलपमेंट, क्योंकि उनको अंग्रेजों ने अपने हिसाब से अपने अपने किसके लिए, अपने ज्यादा फायदे के लिए उनको विकसित किया, वहां पे रेलवे लाइन बिछाई, वहां पे फैक्ट्रीज लगाई, तो अपने विकास के लिए किया। कुछ ऐसे थे जो और पहले से ही पिछड़े हुए हैं, तो क्या हम एक ऐसा क्षेत्र जो, मान लीजिए दिल्ली का अगर हम एग्जांपल लें, तो क्या जो प्लानिंग दिल्ली के लिए बनाई जाएगी, तो क्या वो भारत के किसी ऐसे, हम छत्तीसगढ़ बिहार क्षेत्र के लिए देखें, कोई एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो उन दोनों के लिए जो प्लानिंग है क्या वो सेम हो सकती है? जो दिल्ली के लिए एप्लीकेबल होगी वो क्या बिहार के ऐसे, झारखंड के धनबाद धनबाद को ले लें हम, तो क्या वो सिमिलर प्लानिंग हो सकती है जो दोनों को डेवलप कर सके? तो ऐसा नहीं है। तो जो विकास ध्रुव की प्लानिंग है वो विफल इसी कारण से हो रही है, क्योंकि दोनों की जो प्लानिंग करने, जो दोनों का प्लानिंग करने की जो प्लानिंग बनेगी दोनों एरिया के लिए, वो अलग अलग तरीके की होगी। किसी एक जो पर्टिकुलर एरिया है जो कम विकसित है, उसको ज्यादा स्पेशल फीचर चाहिए विकसित होने के लिए, कंपैरिजन में किसके, जो पहले से विकसित है। तो सामान्य इसका रीजन क्या है, यही रीजन दे रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये कह रहा है कि सामान्य प्रादेशिक पिछड़ेपन की दशाओं में विकास का विस्तृतीकरण कमजोर होता है। यानी कि क्या कह रहा है ये, इसको अगर हम यहाँ पर देखें, डिफ्यूजन डिफ्यूजन ऑफ डेवलपमेंट अंडर कंडीशन ऑफ जर्नल रीजन, ठीक है, जर्नल रीजन की यहाँ पे बात कर रहा है, ऑफ बैकवर्डनेस इज वीक। ठीक है, इसी कारण से क्या होता है, जो बैकवर्डनेस है वो वीक हो जाती है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है। तो ये दोनों ही बातें जो है वो एक दूसरे को सही, दोनों ही बातें सही है, और जो रीजन है वो भी बिल्कुल इसकी सही से व्याख्या कर रहा है। यानी कि जो सामान्य प्रादेशिक पिछड़ापन है उसकी दशाओं में विकास का जो विस्तृतीकरण है, यानी कि सामान्य तौर पर अगर हम करेंगे जनरल पर्सपेक्टिव लेके, ग्रोथ पोल लेके, तो वो विकास नहीं हो पाएगा। यही कारण है इसके असफल होने का। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पैट्रिक गेडिस। पैट्रिक गेडिस कहाँ से थे रिलेटेड, तो ये पैट्रिक गेडिस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ब्रिटिश जोग्राफर थे, ब्रिटिश जोग्राफर से ये रिलेटेड है। इनका निम्नलिखित में से किस में से इनमें योगदान है? यहाँ पे चार चीजें जो आपको दी गई हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पैट्रिक गेडिस किससे रिलेटेड, टेक्नोलॉजिकल से रिलेटेड थे, सोशियो इकोनॉमिक से रिलेटेड थे, एनवायरमेंट से, या हिस्टोरिकल इकोलॉजिकल से? तो इसका मैं आपको बता दूं, ये सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इन्होंने कई सारे, और इनका एक कंसेप्ट भी है, ठीक है, क्या कंसेप्ट है इनका, इन्होंने एक नाम दिया था, ठीक है, जैसे कॉनरबेशन शब्द है, इन्होंने कॉनरबेशन शब्द यहाँ पर दिया था। और इनकी बहुत एक इंपॉर्टेंट बुक है क्या, सिटीज इन एवोल्यूशन। तो सिटीज इन एवोल्यूशन नाम से आप समझ सकते हो कि ये सिटी के एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो समाज की और आर्थिक के विकास की बात कर रहे हैं, तो ये सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इनका होगा। तो ये सोशो इकोनॉमिक इनका रीजनल प्लानिंग का पर्सपेक्टिव रहा है, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन इसका, कि कंसर्न विद द रीजनल डिस्पैरिटीज इन डेवलपमेंट वाज explicitly mentioned in which 5-year plan of India। यानी कि कहने का मतलब है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक असंगति पर स्पष्ट रूप से चिंता व्यक्त की गई थी? ठीक है, तो देखो, जब भी 5-year प्लान पढ़े, तो 5-year प्लान पढ़ते हुए आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। कृषि के क्षेत्र में क्या विकास हुआ, क्या बातें रखी गई, क्या उनके लिए आगे नए डायरेक्शन, ठीक है, और क्या गाइडलाइंस जारी की गई कृषि के क्षेत्र में। दूसरा, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है, जो उद्योग धंधे हैं उनके क्षेत्र में क्या काम किया गया। तीसरा, जो प्रादेशिक विकास है, प्रादेशिक विकास के क्षेत्र में क्या काम किया गया। ये कुछ 3 पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए। तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है, किस पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक असंगति पर स्पष्ट रूप से चिंता व्यक्त की गई, तो इसका है सेकंड ऑप्शन, यानी कि चतुर्थ, फोर्थ 5-year प्लान में। इसके बाद है नेक्स्ट, कौन सा, गुजरात में जो कौन सा शहर है वो नमक उत्पादन के लिए फेमस है इनमें से? तो सूरत जो है वो सूरत नहीं है इसका आंसर, कांडला भी नहीं होगा, ठीक है, कांडला जो है वो तो एक पोर्ट के लिए फेमस है, वडोदरा भी नहीं है फेमस, ठीक है। इनमें से कौन सा फेमस है, गांधीधाम। और गांधीधाम कहाँ है, वो कच्छ में ही है। कच्छ को जो क्षेत्र है जो नमक डेजर्ट के लिए फेमस है, गांधीधाम कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, और गांधीधाम उसका एक म्यूनिसिपैलिटी है, तो गांधीधाम उसके लिए फेमस है, ठीक है। और जो बाकी हैं उनको भी आप देखें, जैसे सूरत क्यों फेमस है, वडोदरा क्यों फेमस है, कांडला जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो कांडला है, कांडला वो एक पोर्ट है, बंदरगाह है, बंदरगाह के लिए फेमस है। सूरत में फैक्ट्री लगाई गई थी किसकी, सबसे पहले जो सूती वस्त्र है सूरत में फैक्ट्री लगाई गई थी। वडोदरा में कुछ आपको कल्चरल स्पेशलिटीज आपको देखने को मिलेंगी, तो इस तरीके से आप सारे को देखा करें, ठीक है। नेक्स्ट है 37 नंबर का क्वेश्चन, आयरन और भारत में कहाँ मिलेगा, पेट्रोलियम, माइका, रॉक फॉस्फेट, ठीक है। इसका मैं एक वीडियो आपको लेके आऊंगा, इसके बाद आपको फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
तो अगर हम इसका देखें 37 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका होगा आयरन ओर कहाँ मिलेगा हमें सबसे ज्यादा, तो आयरन ओर हमें मिलेगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आयरन ओर मिलेगा छत्तीसगढ़ में, और पेट्रोलियम मिलेगा आसाम में। माइका मिलेगा, माइका यानी कि अभ्रक, तो अभ्रक यहाँ पर अगर हमें देखें तो अभ्रक हमें देखने को मिलेगा झारखंड में। रॉक फॉस्फेट मिलेगा राजस्थान में। तो इस आधार पे 2, 1, 4 और 3, 2, 1, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, 2, 1 और 4 और 3, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 38 नंबर का क्वेश्चन, जो ताप्ती रिवर है, ताप्ती रिवर के मुहाने पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ताप्ती रिवर की, तो ताप्ती रिवर के मुहाने पर यहाँ पे सूरत बसा हुआ है। ठीक है, सूरत। इस तरीके से तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हैं, जैसे ताप्ती है। अहमदाबाद किसके मुहाने पे बसा हुआ है, तो अहमदाबाद नर्मदा नदी के मुहाने पे बसा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से तो सॉरी, अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद अगर हम देखें तो साबरमती के मुहाने पे बसा हुआ है अहमदाबाद। ठीक है, और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जो रिवर है गंगा के और यमुना के, ठीक है, और नर्मदा, ताप्ती, इस तरीके से उनका आप देखें कि कौन कौन से शहर उनके बसे हुए हैं किनारे पे। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा जो वृष्टि छाया प्रदेश के क्षेत्र में आता है। महाराष्ट्र के ये चारों रीजन है, पंचगनी, महाबलेश्वर, बारामती, रत्नागिरी। ठीक है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो यहाँ पर आप देखें जो कि किसके लिए वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, वृष्टि छाया प्रदेश में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे महाबलेश्वर देखें तो चोटी है, ये तो वृष्टि छाया प्रदेश नहीं है, पंचगनी भी वही है, रत्नागिरी भी वही है, लेकिन जो बारामती है, बारामती वो रेन शेडो रीजन में यहाँ पर आता है। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक घटते हुए क्रम में लगाओ कि कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा सबसे छोटा है। तो इसका अगर मैं सीक्वेंस आपको बताऊं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये सीक्वेंस यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, इनमें अगर हम देखें तो सबसे पहला आएगा क्या, सबसे पहला आएगा राजस्थान यानी कि थर्ड, तो बी भी डिलीट हो गया, सी भी डिलीट हो गया। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र नहीं है तो फिर कर्नाटक आएगा, तो 2 आएगा, तो 3, 2। ठीक है, सॉरी, राजस्थान के बाद आएगा महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आएगा कर्नाटक, राजस्थान, राजस्थान के बाद आएगा महाराष्ट्र, 3, 3 के बाद 1, 3, 1, फिर आएगा कर्नाटक 2 और 4। ठीक है, 3, 1, 2 और 4, यहाँ पे इसका मतलब है डी ऑप्शन ये करेक्ट है। वृत्ति एवं खंड चित्र को यह भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसको वृत्ति और चित्रखंड भी इसके नाम से भी जानते हैं, यानी कि सर्कल एंड सेक्टर डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज, सर्कल और सेक्टर डायग्राम को निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है, तो क्या रिंग डायग्राम कहेंगे, नहीं, पाइल, पाइल माने तो जत्था होता है, ये भी नहीं कहेंगे, पिक्टोरियल डायग्राम भी कहेंगे, पाई डायग्राम कहेंगे, पाई माने गोला। ठीक है, तो पाई डायग्राम कहेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। द प्रोजेक्शन in which loxodrome are shown as straight line is, क्या कह रहा है ये कह रहा है वह प्रक्षेप जिसमें लोक्सोड्रोमों को सीधी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वह क्या है। लोक्सोड्रोम क्या होती है, जो लोक्सोड्रोम वो लाइन होती है जो जितनी भी मेरिडियन लाइन है अर्थ के सरफेस पे, उनको एक निश्चित पॉइंट पर वो एक दूसरे को काटती है, उन्हें लोक्सोड्रोम लाइन कहते हैं। और ऐसा जो है वो मर्केटर प्रोजेक्शन में किया गया है, इसके द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है। और बाकी जो प्रोजेक्शन है नोमोनिक, गॉल स्टीरियोग्राफिक और सिलेंड्रिकल समक्षेत्रीय, तो इनके भी आप क्या है, एक लाइन की जो डेफिनेशन होती है ना कि एक किस, इसकी इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, एक लाइन आपको पकड़ में आनी चाहिए, बस वो एक लाइन आपकी अगर पकड़ में आ गई कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्शन है या फिर कोई भी कंसेप्ट है, उसकी एक लाइन आपको पकड़ में आ गई कि इसकी खास बात ये है, तो बस आपका काम बन गया, वही लाइन आपको पकड़ में आनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, वह पद्धति जिसमें आंकड़ों को एकत्र किया जाता है, आंकड़ों को प्रोसेस किया जाता है, यानी कि प्रक्रम यानी कि प्रोसेस किया जाता है, आंकड़ों को स्टोर किया, प्रोसेस किया और उनको एनालाइज किया यानी समीक्षा की, तो वो क्या कहलाता है, तो वो डिजिटल इमेज कहलाएगा क्या, नहीं, ये तो केवल एक डाटा है। और ये क्या रिमोट सेंसिंग प्रणाली क्या है, नहीं, वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, वो एक प्रोसेस है। जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ, तो क्या ये सिस्टम है, क्या मैं आंकड़ों को एकत्र कर रहा हूँ, क्या मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, क्या मैं समीक्षा कर रहा हूँ, मैं केवल वो एक प्रोसेस कर रहा है जिसके माध्यम से मुझे ये चीजें दिख पा रही है ना। तो ये रिमोट सेंसिंग भी नहीं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं, ये भी नहीं है, इसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में हम डाटा को आउटपुट कर पाते हैं,
कहीं से इनपुट आता है, प्रोसेस होता है और हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जीआईएस। जीआईएस में डाटा को रिमोट से सेंस किया जाता है। जो रिमोट सेंसिंग है वो जीआईएस का एक पार्ट है। डाटा को रिमोट से सेंस किया जाता है, दूर से ही सेंस किया जाएगा कुछ सैटेलाइट्स के माध्यम से। ठीक है, उसमें फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, कुछ एक्सपर्टीज होंगी, फिर वो उसका आउटपुट किया जाएगा। तो ये सारे काम किसमें होते हैं, स्टोरेज, प्रोसेस और एनालाइज, ये होते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में। इसके बाद है 44 में आपको क्या दिया गया है, 44 में आपको कुछ, अगर हम इंग्लिश में देखें यहाँ पे, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ पे परिक्षेपण परिक्षेपण और आपको मैच करना है यहाँ पे, परिक्षेपण, टाली मार्क, ढाल की प्रतिक्रमण रेखा, सह संबंध यानी कोरिलेशन, तो समझ में आ रहा है। अगर कोरिलेशन ही अगर हमारे समझ में आ गया, कोरिलेशन सह संबंध को हम आर से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि 4 का हो जाएगा 3, तो ये दो तो वैसे डिलीट हो गए, हमने इतना पहले कर लिया है ना। 4 का हो जाएगा 3, अगर 4 का 3 है तो कहाँ गया क्वेश्चन, ये है। 4 का अगर 3 है तो पहले का डिप्रेशन है। ठीक है, डिप्रेशन का तो होगा एस डी से, इसको डिनोट करते हैं। टेलीमार्क क्या होता है, टेलीमार्क यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को इससे डिनोट किया जाता है। स्लोप क्या हो गया, स्लोप रिग्रेशन लाइन, तो स्लोप रिग्रेशन लाइन क्या होगी, स्लोप रिग्रेशन लाइन होगी, ये सारा गलत गलत सा यहाँ पे दिख रहा है, कुछ समझ में स्पष्ट तरीके से नहीं आ रहा है, तो इसको दोबारा से करते हैं। ठीक है, देखो कोरिलेशन है वो आर से, यानी कि 2 तो ये पहले से डिलीट हो गए। ठीक है, दूसरा होगा यहाँ पर क्या, दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा, पहला होगा यानी डिप्रेशन होगा एस डी से। तो डिप्रेशन क्या दिखा रहा है, डिप्रेशन दिखा रहा है एस डी यानी कि 2, तो पहले का अगर 2 है तो तीसरा हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो टेलीमार्क का क्या होगा, टेलीमार्क का होगा फ्रीक्वेंसी, और रिग्रेशन ऑफ स्लोप लाइन का होगा बी से, इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड विच शो द लाइट एंड शेड इट कॉल्ड, यानी कि जो द मेथड विच शोज बाय द यूज ऑफ लाइट एंड शेड, कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी किसी भी लैंडफॉर्म को लाइट से एंड शेडिंग करके हम प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी क्या है, हैश्योर लाइन है। ऐसी क्या है, हैश्योर लाइन है। बेंचमार्क होती है जिसमें हम दीवारों पर, आपने देखा होगा वो बेंचमार्क होता है, पुलों पे देखा होगा ऊपर कितनी गहराई है वो 1 मीटर सा बना दिया जाता है, तो उसको बेंचमार्क बोलते हैं। स्पॉट हाइट क्या है, स्पॉट हाइट में हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जो मैप है, मैप में किसी पर्टिकुलर स्थान की जो ऊंचाई है वो वहीं पे लिख जाती है, वो क्या है, स्पॉट हाइट है। हिल शेडिंग क्या है, प्रकाश के माध्यम से हम क्या है, शेड करते हैं। ठीक है, कहीं पर अगर डार्क आ रहा है इसका मतलब गड्ढा है, कहीं पर अगर प्रकाश के माध्यम से जो बारीक खंडित लाइनें होती हैं, ठीक है, बहुत बारीक बारीक आपने देखी होंगी, तो बारीक जो खंडित लाइनें हैं, इसको हम किसके माध्यम से डिनोट करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं यहीं पे किसके, हिल शेडिंग के माध्यम से। तो जो खंडित लाइनें होती हैं हिल शेडिंग होती हैं वो, और जो लाइट और शेड का इस्तेमाल किया जाता है वो हैश्योर में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 46 से 50 नंबर के क्वेश्चन है जिनमें आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और इसके बाद जो है आंसर को देना है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ पढ़ने से पहले आप क्या करो, हमेशा जब भी पैराग्राफ पढ़ते हो तो पैराग्राफ पढ़ने से पहले हमेशा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन को हम दोनों ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ लेते हैं। क्या है, थ्रो दिस स्टेटमेंट, सावर, कार्लो सावर थे ना, कार्ल सावर इज प्रपोजिंग ए, क्या प्रपोज करना चाह रहे हैं। ठीक है, थ्योरी, प्रोसेस, डायरेक्टिव, ये नॉट वेरी क्लियर। ठीक है, द टास्क ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, क्या है इनमें से, तो आपको बताना है। ठीक है, कल्चर क्या है ये बताना है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी ये बताना है, व्हाट इज द फोकल थीम ऑफ दिस पैसेज इज गिवन अबव, ये बताना है। ठीक है, हिंदी में भी हम देख लेते हैं। इनमें से ये इस कथन द्वारा शायर जो है वो शायर जो प्रस्तावित कर रहे हैं, क्या प्रस्तावित कर रहे हैं, सिद्धांत, प्रक्रिया, निर्देश स्पष्ट नहीं है। ठीक है, मानव भूगोल का नियत कार्य इनमें से क्या है, मानव भूगोल का संस्कृति क्या है, मानव भूगोल का अध्ययन है, क्या है अध्ययन, उपरोक्त जो परिच्छेद है उसका जो मूल विषय है वो क्या है, इनमें से ये चीजें आपको ढूंढ करके बतानी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पढ़ें, इस जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को अगर अच्छे से पढ़ें तो इस पैराग्राफ को पढ़ने हम यहाँ पे, भूगोल में जो सिद्धांत विकास की मुख्य समस्या औपचारिक सिद्धांत की विफलता नहीं है, बल्कि सिद्धांत की जो भूमिका है, भूमिका की कमजोरी और वक्तव्य के भी तरीके हैं, वे कुछ दार्शनिक और सुसंगत तरीके में की गई व्याख्याएं हैं। ठीक है,
जो दार्शनिक और दार्शनिक तरीके से कुछ व्याख्याएं हैं, तो ये इसकी कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, यह नहीं कहा जा सकता है कि ये वक्तव्य स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित अरुचिकर अरुचिकर होते हैं। वस्तुतः वे वैसे नहीं होते, ये शायर का स्टेटमेंट है। ठीक है, इसीलिए मानव भूगोल का संपूर्ण कार्य क्षेत्रीय स्थानीय संस्कृतियों की तुलनात्मक अध्ययन से कम नहीं है, लेकिन किसी क्षेत्र में वास करने वाले किसी समूह की विद्वत्ता पूर्ण और परंपरागत गतिविधियां संस्कृति हैं, जो पहले से चली आ रही है। विद्वतापूर्ण जो गतिविधियां हैं वही क्या है, गति संस्कृति है। तो संस्कृति का क्या हमें यहाँ पे मिला एग्जाम्पल, सॉरी, जो क्वेश्चन का आंसर है वो मिला। संस्कृति क्या है, समाज के लिए निर्देश है जो पहले से चली आ रही हैं, जो आपने अभी देखा पहले से कुछ जो दिशा निर्देश है, कुछ जो यहाँ पे रहने वाले पहले से जो लोग हैं उनकी जो विद्वतापूर्ण बातें हैं, परंपरागत चीजें हैं, वही गतिविधियां क्या है, संस्कृति है। यानी कि जो पहले से दिशा निर्देश मिल रहे हैं हमें, तो यही चीजें क्या है, ये संस्कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक का तो हमें मिल गया। इस तरीके से आप फाइंड करें, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से क्वेश्चन था। ठीक है, संस्कृति की विशेषताएं अथवा ग्रंथि किसी विशेष समय पर किसी विशेष इलाके में उत्पन्न होती हैं, वे ग्राह्य हो जाती हैं। ठीक है, किसी विशेष संस्कृति की जो विशेषताएं हैं वो किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष समय में ही उत्पन्न होती हैं और वो वहां अपना ली जाती हैं, ग्राह्य हो जाती है, किसी समूह के द्वारा अपनाई जाती हैं, अथवा वे आगे क्या करती हैं, संसारित होती हैं, आगे भी डायरेक्शन देती हैं, इसका मतलब ये है, अथवा नष्ट कर दी जाती हैं, अगर नहीं मानेंगी तो नष्ट हो जाएंगी, जब तक इन्हें पर्याप्त विरोध का सामना ना करना पड़े, जैसे अनुपयुक्त भौगोलिक स्थितियां, वैकल्पिक तरीकों अथवा सांस्कृतिक स्तर की असमानता का क्या है, अप्लाई की जाती है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, यह वक्तव्य भौगोलिक अध्ययन के लिए अध्ययन के लिए दिए गए एक दिशा निर्देश का अंश है। दिशा निर्देश दे रहा है यहाँ पर, ये क्या दे रहा है, ये दिशा निर्देश यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रक्रिया नहीं है, शायर द्वारा क्या है प्रस्तावित, ये दिशा निर्देश दे रहा है। यह जो क्षेत्रों का स्थानिक संस्कृतियों को समझने के लिए की जाने वाली व्याख्या का एक अंश है। यह क्या होता है, इसके विवरण का एक अंश है, क्या है, दिशा निर्देश का अंश है। लेकिन सभी तीन मान्यताएं इसके अंतर्गत आ गई हैं। यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि शायर एक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर भी यह वक्तव्य अवश्य प्रोत्साहन यहाँ पे देने वाला है, प्रोत्साहन देने वाला है, और मानव भूगोल विशेषज्ञों की गतिविधियों को संक्षिप्त रूप में सहजोबद्ध तरीके से प्रयास करने वाला है। यह क्या है, यह दिशा निर्देश देने वाला है। ठीक है, दिशा निर्देश देने वाला है। और मानव भूगोल का नियत कार्य क्या है, तो उद्दीपक का अगर हम यहाँ पे देखें, स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट करना मतलब आगे की और ज्यादा प्रभावित करना। ठीक है, तो इसका उद्दीपक करने, स्टिमुलेट करने का मतलब आप देखेंगे कि प्रोत्साहन देना। ठीक है, प्रोत्साहन देने वाला है, उद्दीपक मतलब प्रोत्साहन देना, स्टिमुलेट करना। तो मानव भूगोल का नियत कार्य क्या है, प्रोत्साहन करना। तीन के आंसर हमें मिल गए। मानव भूगोल का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या अध्ययन है, प्रकृति और मानव अनुकूल होना चाहिए इसका अध्ययन। ठीक है, तो 49 का क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब अगर हम आगे पढ़े, हम भूगोल वेत्ताओं के वक्तव्यों पर कुछ अधिक ध्यान दे सकते हैं और यह दर्शाने का प्रयास कर सकते हैं कि कैसे व्याख्यात्मक तरीके से कार्य हो सकता है। ठीक है, तो 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, उपरोक्त परिच्छेद का मूल विषय क्या है, संस्कृति और संस्कृतियों की क्षेत्रीय विषमताएं, तो नहीं, ये नहीं है। मानव भूगोल, बिल्कुल सही बात है, मानव भूगोल इसके मुख्य विशेषता यहाँ पे जो है वो शो कर रहा है इस पैराग्राफ में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के वीडियो में जो सारे क्वेश्चन पेपर है उनको हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन अगर आपको कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताएं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को, सारे जो क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए हैं, सारे जो हमने वीडियोस देखी उनको अच्छे से देखें, एनालाइज करें। और अगर आप हमारे जो पेड ग्रुप है उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। कई सारी वीडियोस में आपको मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करें। हमारे ऑनलाइन पेड ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। ज्योग्राफी के पेपर 2 की तैयारी करवाई जा रही है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं उसमें। इसके अलावा
जितना भी नोट्स मैं दे देता हूँ, जितना भी एग्जाम जो काम मैं दे रहा हूँ अपने पेड ग्रुप में, उसमें से 75 क्वेश्चन, 75 टू 80 क्वेश्चन तक की गारंटी मेरी है कि उससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की जो डिमांड है उसको अगर आपने समझ लिया है तो इतनी बड़ी करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिलते हैं इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।